अस्सलामुअलैकुम बच्चों, हमें इसके पहले सबक नंबर 4 के 2 पैराग्राफ पढ़े थे। अभी आगे से कंटिन्यू करते हैं। गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तैयारी ने जमीन को छू लिया था। सुबह का सूरज अपनी नर्म सुनहरी किरणों की चादर जहाजबर्ग पर फैलाए हुए था। कहने का मतलब यह है कि परवीन शेर का जहाजबर्ग पर उतर चुका था। आज परवीन के कदम उस सरजमीन पर थे जहाँ कितनी ही यादें की बाज़गश्त थी। वह ख्यालों में गम, तजस्सुस और हैरानी में डूबी हुई थी कि अचानक एक मुनहनी सा आदमी, मुनहनी मतलब दुबला पतला सा आदमी, एक झंडी जिस पर शेर फैमिली दर्ज था लिखा हुआ था लहराता नजर आया। फराज इसकी तरफ बढ़ा और उस शख्स ने खुशामदीद कहकर अपना तारुफ कराया। वह नर्म गुफ्तार, नर्म कहने वाला खुश मिजाज शख्स कैनिन था। उस शख्स का नाम कैनिन था। परवीन ग्रुप की सयाहों का रहबर। परवीन का जो ग्रुप था वो ग्रुप का रहबर था। सीधा साधा था, नेक और नर्म दिल। न्यूयॉर्क या शिकागो में काले लोगों का खौफ दिल दिमाग का मुसल्लत रहता है। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ उनकी अक्सरियत होती है। दो शहर है, न्यूयॉर्क या शिकागो। यहाँ पर काले लोगों को खौफ दिल दिमाग पर मुसल्लत रहता है। लोग इस इलाके में भी नहीं जाते जहाँ उनकी अक्सरियत होती है। लेकिन अब उसे इस खौफ पर हंसी आ रही थी। कैनिन की शख्सियत और इर्द गिर्द काले लोगों का जन्न वकील मतलब हुजूम। काले लोग अफ्रीकन लोग, उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा है। कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालत का शिकार होता है। कैनिन के साथ इसके ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। वैन जहाजबर्ग की सड़कों पर दौड़ रही थी, होटल वंडर्स की तरफ। कैनिन हाथ में माइक पकड़कर अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आवाज वैन में गूंज रही थी। वो कह रहा था, जहाजबर्ग में साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल है जो 1895 में तामीर हुआ था। नेल्सन मंडेला के 2 मकानात यही हैं। जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो कैनिन तारुफ करा रहा था साथ ही साथ। उसने अफ्रीका का सबसे पुराना स्कूल दिखाया। उसके बाद कहा कि नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका को आजाद कराने का बहुत बड़ा हाथ है, उनके मकानात भी यही है। वैन में बैठे हुए सयाह कैनिन से सवाल कर रहे थे और वो जवाब दे रहा था। जहाजबर्ग में सोने के काम का पता जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ग्रेसन ने लगाया था। साउथ अफ्रीका कुदरती वसाइल की वजह से दौलतमंद हो गया था क्योंकि यहाँ सोने और हीरे की ज़खायर है। यहाँ गोरों की आबादी 10% है। यहाँ मौसम सर्मा जुलाई से शुरू होता हो जाता है। कैनिन बोलता जा रहा है। उसने आगे कहा कि यह अफ्रीका में सोने की खान बहुत ज्यादा है और इसका पता 2 इंसानों ने लगाया, जॉर्ज वॉकर और जॉर्ज ग्रेसन। और अफ्रीका में कुदरती वसाइल बहुत ज्यादा है। यहाँ के जंगलात, यहाँ के हीरे और सोने के ज़खायर बहुत ज्यादा है। और यहाँ सर्दी का मौसम जो होता है वो जुलाई से शुरू हो जाता है। परवीन वैन की खिड़की से बाहर देख रही थी। मकई के खेतों के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी। मकई के खेत के रंगों से सुरूर हासिल कर रही थी और कैनिन की आवाज से इल्म के मोती चुन रही थी। मतलब कैनिन जो बोल रहा था वो इससे नॉलेज हासिल कर रही थी। स्वेटर के सड़कों पर सुबह की नर्म धूप अपने सुनहरे पौधों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंग ही रंग थे।
छोटे छोटे स्टाइलों में फनकारों के फन चमक रहे थे। मुजस्सम या क्राफ्ट, हिस्सावरी और रंगीन पोशाक। फुटपाथ पर भी चादरों पर तरह तरह की अशियाएं बराबर फरोख्त मौजूद थी। लोग मोल-तोल कर रहे थे। परवीन इस दुकानदार औरत की बेबसी को देख रही थी, जिसे अपनी बका के लिए कीमत कम करनी ही थी। वैन का ड्राइवर रूपा था। उसने वैन स्वेटर के एक मखलूकुल हाल इलाके में रोक दी थी। जब सैय्याह बाहर निकलकर कैनिंग के पीछे पीछे चल रहे थे, गिर्द व गुबार में डूबी हुई कच्ची सड़कें, तंग गलियां, बदरंग छोटे छोटे घर, कहीं कहीं घरों में जमा हुआ पानी, नंगे पांव, बोसीदा कपड़ों में खेलते हुए बच्चे, घर के दरवाजे पर बैठे चाय पीते हुए गपशप में मसरूफ लोग, जिन्हें जिंदगी के दौर से कोई मतलब न था। मकानों के सामने तारों की जंग आलूद बार और हर घर पर टीन की छत। ये इलाका जोहान्सबर्ग से 20 मील दूर है, उसे सोवेटो कहते हैं। अपार्थाइड के दौरान कालों को इसी जगह भेज दिया गया था। अपार्थाइड मतलब नस्ली इम्तियाज करना। सोवेटो का माहौल और कच्चे रास्तों और गलियों से उड़ती हुई गिर्द के जरिए कह रहे थे कि किस तरह वो मुल्क दर्द का गहवारा बना था। गोली की धूल परवीन के कदमों से लिपट रही थी और वो सोच रही थी कि सिर्फ जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन नहीं, खुरदरी बदसूरती की आगही का नाम भी है। इस पैराग्राफ में बताएं सोवेटो के गरीब खानदान के हालत के बारे में। समीक्षा कह रही है, सैयाहों ने सोवेटो में गरीब खानदान के खस्ताहाल 2 कमरों के मकान को भी देखा, जिसके दीवार बदहाल थी, जिनका रंग उड़ा हुआ था। कमजोर सुतूनों पर टीन की छत टिकी हुई थी। एक बाथरूम सही में था, जिसे हमसाये भी इस्तेमाल करते थे। 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक छोटे कमरे में बिस्तर और मेज के दरमियान चलने की जगह भी नहीं थी। छोटी सी खिड़की से रोशनी भी सहमी हुई सी अंदर आ रही थी। एक कमरा ज़ईफ बाँटता था। नीम रोशन, छोटा सा पुराना बिस्तर और छोटी सी रंग उड़ी हुई मेज थी। इस कमरे के एक कोने में बोसीदा कुर्सी पर एक 9 उम्र लड़की बैठी हुई कोई रिसाला कर रही थी। इस लड़की के चेहरे पर परवीन ने बेजारी के आसार देख लिए थे। इसकी आंखों में उसने खुददारी की परछाइयां भी देख ली थी। लड़की के 9 उम्र खून में गुम वो गुस्से की लहरें नजर आ रही थी। परवीन का दिल उस बेजार लड़की से बहुत सारी बातें करना चाहता था। वो लड़की के करीब चली गई, सवाल किया, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने बहुत रूखा सा जवाब दिया, यकीनन। शायद इस नौजवान लड़की को, जो सिर्फ 16 साल की थी, अपने वजूद, अपने खानदान और अपने घर को नुमाइश का सामान बनाए जाने की शिद्दत से एहसास था। सैयाहों के लिए उनकी खस्ताहाली, उनकी बेबसी एक तफरीह बन गई थी। दस्तूर यह था कि सैयाह हमेशा इस घर की गुर्बत का नजारा करके हमें कुछ उजरत दे देते, जिससे घर के अफराद को खाना नसीब होता था। तमाम सैयाह बेनियाजी से इस घर के रहने वालों की कठिन जिंदगी को तफरीही नजरों से देखकर बाहर निकल गए। कुछ पैसे देकर, जो एक रस्म थी, मगर जिंदगी के तसादात परवीन के लिए मामूल थे। जब सैयाह इस घर से यूं बाहर निकल आए जैसे कोई दिलचस्प फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकले हैं। नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में मासूम बच्चे भी सैयाहों के पीछे पीछे चल रहे थे। शायद इनके लिए ये लोग अजूबा थे। एक बच्चा तकरीबन 7 साल का फराज के करीब आया।
और उसने बिला झिझक फराज से बातें शुरू कर दी। वो फराज की पेशी के बारे में पूछ रहा था। फराज जो है वो मुसन्निफ और उनके परवीन शेर का बेटा है। एक बच्चा उसके करीब आया और उसके बेटे से पूछने लगा उसके पेशे के बारे में। कच्चे जहन के पुख्ता सवाल ने परवीन को हैरान कर दिया। परवीन हैरान रह गई कि 7 साल का बच्चा है लेकिन कितना बड़ा सवाल कर रहे हैं। फिर इस लड़के ने कहा कि मैं वकील बनना चाहती हूँ। परवीन इस मासूम के ख्वाब के मुतालिक सुनकर हैरत ज़दा थी, कुछ उदास थी। अब तकरीबन 20 बच्चों का झुंड सयाहों के साथ साथ चल रहा था। परवीन से इजाज़त लेकर परवीन ने इन बच्चों के लिए चॉकलेट और खिलौने खरीदे। वो बारी बारी उनमें ये सौगात बांट रही थी। फराज ने इन बच्चों से बातें शुरू कर दी तो एक झुंड चला आया उसके इर्द गिर्द, जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। परवीन की आंखें फराज की नरमी, रहमदिली, इंसानियत देख के नम हो गई। फराज भी बच्चे को खिलौने और बिस्किट खरीद कर दे रहा था। वो इनका हीरो बन गया था। वारिस अपने बेटे को फख्र के साथ देख रहे थे। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और इसके पलकें भीगी हुई थी। तो बच्चे, यहाँ पे ये सबक खत्म होता है। अगले पीरियड में हम इसकी मश्की सरगर्मी हल करेंगे और सबक को और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।